एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी 15 मिनट शो में। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल के सेशन में हमने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डेवलपमेंट, कमर्शियल, ये सब देखा है ना। ये जो दोनों बैंक्स होते हैं, अभी तक हम लोग जो बैंक्स पढ़ रहे थे उसमें एक चीज को ध्यान रखना कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। अरे हाँ, सॉरी, ओके। तो देखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसे हम क्या कहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि दिस इज यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। तो दिस इज यूनिवर्सल। यूनिवर्स का क्या मतलब है, विच हैव ऑल, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ है, तो उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। तो ऐसे बैंक जो हर एक तरीके की सुविधा हमें देते हैं वो यूनिवर्सल हैं। अब अगेन आपके दिमाग में जो बैंक आ रहा होगा, SBI, HDFC, ICICI, ये सभी यूनिवर्सल हैं क्योंकि ये रिटेल सुविधा भी दे रहे हैं, यानी कस्टमर टू कस्टमर सुविधा भी दे रहे हैं। होलसेल यानी बड़े बड़े लेवल पे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को या बाकियों को भी सुविधा दे रहे हैं। फिर मर्चेंट या बाकी जैसे किसी की मदद करना इन रेजिंग IPO एंड अदर्स, ये हर एक तरीके की ऐसी सुविधा देते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं कि यूनिवर्सल बैंकिंग, क्योंकि ये सभी सुविधा देते हैं कस्टमर्स को, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर रेज करने में, हर जगह मदद भी कर रहे हैं और हर जगह सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। सो दीज आर ऑल यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। एज आई सेड विच इज हैविंग इट ऑल टोटल, ठीक है। रेस्ट जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं, अगला हो जाता है हमारा डिफरेंशिएटेड बैंक। ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस डिफरेंशिएटेड बैंक। अगर हम एक बार ही समझें बेटा, डिफरेंशिएटेड में एक वर्ड पहले ही लग गया है एंड दिस वर्ड इज डिफरेंट, यानी ये बैंक है तो, बट दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर बैंक्स। हाउ कम इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर बैंक्स, क्योंकि ये जो बैंक्स होते हैं, जैसे हम यहाँ डिफरेंशिएटेड की बात कर रहे हैं, ये बैंक्स बाकियों की तरह सारे काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अलग कर रहे होते हैं। सन 2014 में नचिकेत मोर्जी की कमिटी ने कहा था कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बेटर अचीव करना है तो हमारे देश में ऐसे कुछ बैंक्स की नीड होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है दूर दराज एरियाज तक बैंक्स की सुविधा को सही से पहुंचाना। तो उन्होंने इस बात के बारे में कहा था और उसके बाद से फिर लाइसेंसेस इशू किए गए थे दो तरीके के डिफरेंशिएटेड बैंक्स के। डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं जो बैंक की तरह काम करते हैं लेकिन लिमिटेड एक्टिविटीज के साथ, और जो अभी इसके बहुत ही प्रमुख एग्जाम्पल हमारे सामने में है, इसमें से एक है पेमेंट बैंक और दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन दोनों बैंक्स को आज के समय में आप देखोगे आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। अगर हम इन दोनों को एक एक करके क्रैक करके पढ़े, ब्रेक करके पढ़े, नॉट क्रैक करके, ब्रेक करके पढ़े, तो हमें थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। सो लेट अस नाउ हैव अ डिस्कशन अबाउट पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। चलिए एक दफे देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। नाम में देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी छोटे लोन वाला बैंक नहीं। बेसिक इसका मोटिव क्या होता है बेटा, अगर आप नाम को ब्रेक करते हो, सो दिस इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका नाम इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देता है। मतलब लोन तो वैसे ये सभी के साथ में काम करता है, लेकिन ये जनरली इन स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे MSMEs हैं, बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो वर्किंग है, लेकिन बहुत बारी उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उनको मदद करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाने को कहा गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब ये सिर्फ उन्हीं की मदद कर रहे हैं। मदद करने को देखा जाए मतलब बैंकिंग सर्विस हम सभी के साथ कर रहे हैं, लोन भी देते हैं, डिपॉजिट्स भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इनको उन्हीं के लिए बनाया गया था। किनके लिए? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, जिनको हम MSMEs कहते हैं, जिनका थोड़ा सा सीमित बिजनेस होता है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ही एक टाइप होता है और इसका मुख्य काम होता है कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देगा स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को,
और लो इनकम हाउस होल्ड को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है बेटा वो सेक्टर्स जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जिनको बहुत सारी मतलब आप कहोगे कि दुनिया भर की जो स्कीम्स होती हैं हर चीज के अंदर कवर्ड होना एंड एवरीथिंग, वो सब नहीं होता है, छोटे पैमाने पे ये काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बेसिकली हो जाते हैं। इनका मुख्य रूप से जो काम होता है वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जो अंडर सर्व सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि जो लोग मतलब बहुत हाई लेवल वाले इनकम वाले नहीं है, उन लोगों तक भी बेहतर बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया जा सके, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी इसका पूरा फायदा मिल सके, उनको भी लोन वगैरह मिल सके, तो ये इनका मुख्य काम होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगेन ये दूर दराज एरियाज तक या ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करेंगे कम से कम कॉस्ट में, तो ऐसे ही लोगों को तो ज्यादा टारगेट करके वैसे ही बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या इनका रेगुलेशन कुछ अलग होता है, नहीं, इनका जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई एक्ट के मुताबिक और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक ही होता है, और इनका रेगुलेशन भी आरबीआई करता है। अब आप ये मत अज्यूम कर लेना अरे ये तो बहुत अलग है, ये हमारे अकाउंट नहीं खोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुख्य तौर से फोकस करते हैं एमएसएमईज को और स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, तो यदि कोई संस्था चाहती है कि वो एक एसएफबी की तरह काम करे, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। और जो ये बैंकिंग का लाइसेंस होता है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 22 के मुताबिक आरबीआई देता है, जो कि फिट माने जाते हैं बैंक की सुविधा को देने लायक, उन्हें ये लाइसेंस दिया जाता है। अब मान लो कोई एनबीएफसी वर्क कर रही है, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो वर्क कर रही है, या कोई लोकल एरिया बैंक ही है, ये चाहते हैं खुद को कन्वर्ट करना और एक एसएफबी की तरह से कन्वर्जन करके हो जाना, तो इनके पास में पहले तो यार आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक का। दूसरा, आपकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 200 करोड़। मान लो कोई कोऑपरेटिव बैंक इच्छुक है कि वो कन्वर्ट करना चाहता है, उस केस में इनका जो है वो 100 करोड़ का कवरेज होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन प्रोमोट कर सकता है, यानी कौन कौन से लोग मिलकर खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसके प्रोमोटर बन सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। सो दैट कैन बी इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, ट्रस्टी और सोसाइटी। किस तरीके की सर्विस ऑफर करते हैं, सभी सर्विस ऑफर करते हैं, अकाउंट्स खोलते हैं, लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, हर एक तरीके की सुविधा ये लोग देते हैं, ऐसा नहीं अलग है। बस ये सुविधा जो देते हैं ये हायर लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज को नहीं या बिगर इंडस्ट्रीज को ना दे के छोटे लेवल पे और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को देने का काम करता है। ये कभी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देते ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि है डिफरेंशिएटेड बैंक, यानी कि काम करेगा लेकिन सीमित पैमाने पे करेगा। तो ये हायर से करने का मतलब है हैवी इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए काम नहीं करता है, ये स्मॉलर इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं और यहीं पे अपना काम सीमित रखेंगे, ठीक है। इनको जो है ना पीएसएल, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो हमारे देश में ऐसी मतलब ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस तरीके की सेक्टर्स आप कहोगे जो वल्नरेबल हैं, थोड़ी वीक है, 8 सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है कि आप अगर टोटल 100 रुपए का लोन दे रहे हो, इसमें से 60 रुपए का लोन आप उन ग्रुप को दो जो वीक और वल्नरेबल हैं। देखा जाए तो उन्हीं ग्रुप के लिए इनको बनाया गया है। तो इनका 60% का है। पहले इनके ऊपर ये नॉर्म 75% का था, लेकिन अभी लास्ट मंथ ही इसको कम करके 60% कर दिया गया, ठीक है। एक और भी बहुत बड़ी इसमें बात होती है कि इनका जो 50% का लोन पोर्टफोलियो होता है ये 25 लाख या उससे कम होना चाहिए। यानी कि अगर इन्होंने अपने 100 कस्टमर्स को लोन दिया है तो उस 100 कस्टमर्स में से 50 ऐसे कस्टमर्स होने चाहिए जिसमें से एक कस्टमर को 25 लाख तक का ही लोन दे, यानी 50 ऐसे कस्टमर हो जिन्हें 25-25 लाख का लोन दिया जाए। ये इनका लोन पोर्टफोलियो वाला एक हिसाब होता है। इनकी जो 25% की ब्रांचेज होंगी वो हमेशा अनबैंक रूरल एरियाज में खोली जाएंगी। कौन कौन खुद को कन्वर्ट कर सकता है, एनबीएफसी, एमएफआई, लोकल एरिया बैंक, ये सभी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, हमारे देश में पहले एक लोकल एरिया बैंक हुआ करता था, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, ठीक है, और ये पंजाब से काम कर रहा था। सबसे पहला हमारे देश का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो पहले लोकल एरिया बैंक था ये खुद को कन्वर्ट किया स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पंजाब से अपना काम कर रहा है आज के समय में। अब ये एक लोकल एरिया बैंक नहीं, अब ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखिएगा कि कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, सीआरआर, एसएलआर एंड ये सब इन्हें मेंटेन करनी होती है। सो दैट वाज अबाउट एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज व्हाट, इट इज पेमेंट बैंक्स, ठीक है। पेमेंट बैंक्स के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पेमेंट बैंक्स ना, अच्छा एसएफबी को कैसे क्या काम करना है इसके बारे में उषा थोरात कमेटी ने बताया था, ठीक है। अब जरा हम पेमेंट बैंक्स को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज दिस पेमेंट बैंक? बेटा पेमेंट बैंक्स को बेसिकली बनाया गया था ताकि हमारे वहां पे जो आप कह सकते हो माइग्रेंट लेबर्स हो गए हैं, स्मॉल इनकम हाउस होल्ड्स हैं, इनकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो इनको मुख्य तौर पर सर्व करने के लिए इस बैंक को बनाया गया था, ओके। और हमारे वहां पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं
ये दूर दराज एरियाज तक, रिमोट एरियाज तक भी पहुंचाई जा सके, इसी मकसद से पेमेंट बैंक को बनाया गया था। पेमेंट बैंक क्यों डिफरेंशिएटेड है? मैंने जैसे कहा था, अगर डिफरेंशिएटेड है यानी कि अपना काम करेगा लेकिन बहुत ही सीमित पैमाने पे करेगा। तो पेमेंट बैंक क्या है? देखो, पेमेंट बैंक जो है कोई भी तरीके का रिस्क नहीं लेता है। पेमेंट बैंक को कहते हैं कि ये नैरो बैंकिंग कर रहा है। नैरो बैंकिंग का मतलब होता है कि अपने एक्टिविटीज को कम करके खुद को रिस्क से बचा लेना। बैंक का सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कोई उससे लोन लेके भाग ना जाए। पेमेंट बैंक लोन देता ही नहीं है, ना लोन देंगे ना रिस्क, ठीक है। तो ये किसी तरीके का लोन ही नहीं देता है। अगर कोई एनआरआई है यानी हमारे भारतीय मूल का दूसरे देश जाके रह रहा है, वो अपना कोई डिपॉजिट यहाँ करना चाहता है, नहीं कर सकता, ये अलाउड ही नहीं है। क्या ये कर सकते हैं? तो ये हमारे और आपके करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट 2 लाख रुपए तक खोल के 2 लाख रुपए तक उसमें जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। रेमिटेंस सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है। दूसरा, मोबाइल पेमेंट, ट्रांसफर, परचेजेस, ये सब आप कर सकते हो। एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। एनबीएफसी, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, मोबाइल फोन कंपनीज, ये सभी के सभी इनके जो है इसके प्रोमोटर्स होते हैं। इसकी भी जो लाइसेंसिंग की जाती है वो सेक्शन 22 के अनुसार ही की जाती है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पेमेंट बैंक ना तो हमें लोन देगा, ना हमारा एफडीआरडी करेगा, ना हमारे 2 लाख से ज्यादा रुपए रखेगा। अगर आप कहो मैडम एक पेमेंट बैंक है वो तो हमारा 2 लाख से ज्यादा एफडी कर लिया है, तो बेटा वो किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ये काम कर रहा होता है। किसी थर्ड पार्टी की आपको अपना कस्टमर बना के किसी थर्ड पार्टी से मिलाएगा, दूसरे बैंक से ये काम कराएगा और बीच में अपना जो भी उनका होगा लेन देन वो करते रहेंगे। वो एग्जैक्टली एक पेमेंट बैंक नहीं करेगा, किसी और के साथ मिलकर ऐसा काम करेगा, ठीक है। अगर कोई संस्था पेमेंट बैंक शुरू करना चाहती है तो उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए। प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन शुरू में 40% रहना चाहिए, शुरू के 5 साल तक। फॉरेन शेयर होल्डिंग जैसी अलाउड होती है आरबीआई के द्वारा वो की जाती है, ठीक है। 25% इनका जो करंट और टाइम फिक्स्ड होता है ये बाकी शेड्यूल बैंक्स के साथ रखते हैं लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, ठीक है। हमारे देश में करंट टाइम में 6 पेमेंट बैंक्स हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की बैंकिंग एक्टिविटीज को रोका गया था बिकॉज ऑफ सम लैप्सेस, ठीक है। सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक, राजस्थान से शुरू किया गया था। 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहला पेमेंट बैंक इज एयरटेल पेमेंट बैंक। सबसे पहला फाइनेंस बैंक इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैसे हम जानेंगे कि कोई बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है या पेमेंट बैंक है? हमेशा इनके नाम में लगा रहेगा। कोई भी बैंक के आगे जब तक आप एसएफबी या स्मॉल फाइनेंस बैंक ना देखो तब तक उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक मत कंसीडर करना। अब आप सोचो मैडम मुथूट फाइनेंस एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है? नहीं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड अगर किसी संस्था के आगे बैंक लगा नहीं है तो पहली बात तो वो बैंक है ही नहीं। मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस क्या ये एक बैंक है? नहीं। कहीं बैंक लगा है? नहीं। हाँ, एक्सिस बैंक लिमिटेड, यस इट इज अ बैंक क्योंकि बैंक लगा हुआ है। तो बेटा बैंक की सबसे पहली पहचान है कि उसके नाम में बैंक होता है। दूसरा, किस तरीके का बैंक है? अगर पूरे नाम के आगे लिमिटेड लगा हुआ है तो जनरली ये एक प्राइवेट बैंक है। अगर नाम में आरआरबी लगा हुआ है, ग्रामीण लगा है, तो ये एक आरआरबी है। नाम में सहकारी या कोऑपरेटिव लगा है तो ये कोऑपरेटिव बैंक है। अगर नाम में पेमेंट बैंक लगा है तो एक पेमेंट बैंक है। नाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक लगा है तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये अपनी पहचान अपने नाम के साथ आपको दे देते हैं। खैर, अगर एक हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देख लें तो आप देख सकते हो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, सबसे पहला तो भाई ये लोग लोन दे सकते हैं, ये लोन दे ही नहीं सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट, आप इसमें कितना भी पैसा जमा कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक भले स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, हमारे और आपके साथ भी बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं करते हैं, मुख्य तौर पर स्मॉलर इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। ये कितने भी आप पैसे जमा कर लो, यहाँ पे आप 2 लाख तक ही कर सकते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे 200 करोड़ रखना होता है, यहाँ पे आपको 200 करोड़ के साथ शुरू होता है, यहाँ 100 करोड़ के साथ। किस पे फोकस है? टारगेट एरिया स्मॉल बिजनेस, एमएसएमईज, ये रेमिटेंस, स्मॉल सेविंग्स वगैरह पे, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। इन्हें पीएसएल करना होता है, 60% लोन देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर को। जब ये लोन दे ही नहीं रहे तो इनके ऊपर पीएसएल लगता ही नहीं है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जैसे आप लोग देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आंसर करोगे। मिनिमम पेड अप कैपिटल एसएफबीज का कितना होता है? इनमें से कौन सी एक एक्टिविटी है जो पेमेंट बैंक्स नहीं कर सकते हैं? इनमें से कौन सा एंटिटी है जो कन्वर्ट हो सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में? अच्छा, अगर कभी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उस केस में इनका जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए वो 1000 करोड़ का होना चाहिए, तब ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पेमेंट बैंक के अकॉर्डिंग? पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट 2 लाख तक ले सकते हैं, फॉरेक्स सर्विस देते हैं। नेक्स्ट, ये इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है एसएफबी के रिगार्डिंग? इन्हें 25% ब्रांच रूरल एंड बैंक एरियाज में खोलनी होती है, ये
25 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं किसी को कभी भी। दे आर सब्जेक्ट टू RBI CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको ये बताना है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बेटा, एक और भी बात, कोई भी पेमेंट बैंक कभी भी हमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं देता है, याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना इन्हें अलाउड नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। अगर आप एक बार लेते हो तो जितने टाइम के लिए ले रहे हो उतने टाइम तक बैंकिंग वाला की तरफ से जितने भी कोर्सेज आएंगे फॉर डिफरेंट बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार की उसके लिए क्या करनी होती है, एक बार आप जब उसका एक्सेस ले लोगे पेमेंट करके तभी आप उसको देख सकते हो। प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी कराई जाती है। और अगर आप अपनी करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप मुझसे मेरी मॉर्निंग वाली क्लास में जुड़ सकते हो। सुबह 6:45 पर ये क्लास डेली चलती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। क्वेश्चन के आंसर जरूर करिएगा। बाय एवरीवन।